जब होगा तब तक आइए जी। सर आज हम एक चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। रादर उसी का सब पार्टी है, टेक्निकली फाइनल अकाउंट्स का ही चल रहा है। रादर मुझे ये बोलना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तो हम बनाना सीख रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। ये क्या बात हुई सर? बेटे एक बात बताओ, जो भी इंसान बिजनेस करता है वो या तो मैन्युफैक्चरर होता है कि भाई मैं बनाऊंगा फिर बेचूंगा, या फिर वो इंसान ट्रेडर हो सकता है। सर सर्विस प्रोवाइडर भी तो हो सकता है। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी नो दैट यू डील इन गुड्स। हो सकता है आप सर्विस प्रोवाइड करो, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीए, सीएस, सीएमए। तो वो भी किधर आ जाता है बच्चे? जो सर्विस सेक्टर भी है वो भी किधर आ जाता है? इधर। आपने ट्रेडर के एंगल से ना चीजें देख ली हैं। क्या मुझे बता सकते हो एक ट्रेडर क्या क्या बनाता था? कहने से सबसे पहले क्या बनाता था? ट्रेडिंग अकाउंट। अभी कौन सा साल चल रहा है, क्या मुझे बता सकते हैं? कहने से फाइनेंशियल ईयर के एंगल से 23-24। तो जो भी ट्रेडर है वो ट्रेडिंग अकाउंट कौन से पीरियड का बनाएगा? 23-24। फिर उसके बाद वो कौन सा अकाउंट बनाएगा? कौन से साल का? 23-24 का। ग्रॉस ट्रेडिंग से क्या निकाल के देगा वो? ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस से। और इसके बाद हम क्या बनाते हैं बच्चे? बैलेंस शीट। और आप मेरे को बता दीजिए बैलेंस शीट कौन से दिन का बनेगा? 31 मार्च, जिसके अंदर आपके एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी। ऑब्वियसली लायबिलिटी के अंदर कैपिटल भी जुड़ जाता है। वो कहाँ है? मेरा आपसे छोटा सा सवाल, आप जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो उसमें जो स्टॉक होगा वो रॉ मटेरियल होगा, वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश गुड्स है? ट्रेडर हो आप, मोबाइल फोन पे मोबाइल खरीदते हो, मोबाइल बेचते हो, कोई मतलब नहीं फैक्ट्री वैक्ट्री का। फिनिश गुड्स। आई एम नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग। मतलब भाई ये खरीदता हूँ चेयर, मैं चेयर बेचता हूँ। तो बेसिकली इसका जो स्टॉक होगा वो क्या होगा बच्चे? बैलेंस शीट में जो स्टॉक आता है, क्लोजिंग स्टॉक, ऑब्वियसली वो भी कौन सा होगा? फिनिश गुड्स। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं तो भैया रॉ मटेरियल भी होता होगा, वर्क इन प्रोग्रेस भी होता होगा और फिनिश गुड्स भी होता होगा। और क्या ये तीनों के तीनों मेरे एसेट्स हैं? जैसे सपोज करो मैं शर्ट बनाता हूँ बेटा। कैसे शर्ट बनाता हूँ? कॉटन परचेज करता हूँ, कॉटन को प्रोसेस करता हूँ, कपड़ा बनाता हूँ क्लॉथ, और क्लॉथ से शर्ट बनाता हूँ। तो मेरे पास 5 करोड़ की कॉटन पड़ी हुई है। क्या वो मेरा एसेट है? डेफिनेटली है, क्यों नहीं। हालांकि अभी पूरा बना नहीं है, पर भाई साहब वैल्यू है जो उसकी, स्टॉक है वो मेरा। तो सर हमारा ये चैप्टर क्या है कि भाई ये सर हमने ना ये तो देख लिया बच्चे, ट्रेडर क्या करेगा? ट्रेडिंग बनाएगा, पीएनएल बनाएगा, बैलेंस शीट बनाएगा। सर जी मैन्युफैक्चरर क्या करेगा सर जी? मैन्युफैक्चरर ना एक अकाउंट और बनाता है बच्चे, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। क्यों बनाता है? क्योंकि बच्चे इसकी जो दुकान है ना, वो दुकान तो है जहां से ये बेचता है, एक और जगह है दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री। फैक्ट्री लग रही है ना बेटे? भाई साहब फैक्ट्री की जो कॉस्ट होती है ना वो ट्रेडिंग में नहीं जाएगी। फैक्ट्री की जो कॉस्ट होती है वो पीएनएल में नहीं जाएगी। फैक्ट्री की जो कॉस्ट है वो कहाँ ले जाऊंगा? अब मुझे फैक्ट्री की कॉस्ट बता सकते हैं जनरली? पावर, वेजेस, लेबर। अगर वो फैक्ट्री में लेबर काम कर रहा तो वो मैन्युफैक्चरिंग में जा। समझ रहे हो?
पावर, गैस, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल। आप हमेशा जो परचेज होता है ट्रेडिंग में डालते हो, लेकिन अब अगर कॉटन परचेज करोगे, जो रॉ मटेरियल है, जो फैक्ट्री में जा रहा है, आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। वो भी हम दिखाऊंगा वो किधर कैसे जाएगा, ऑब्वियसली उसका भी ट्रेड। कहने का मतलब ये है कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगा कुछ शुरू करने से। अब आपको लग रहा है सर इससे निकलेगा क्या? इससे निकलेगा बच्चे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैं कोई सेल वेल यहाँ नहीं दिखाने वाला। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को पर्पस क्या है, मैंने लिख दिया टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर ये निकलने के बाद क्या होगा देखेंगे बेटे सीक्वेंस, लेकिन उसके बाद नॉर्मल ये बनाएगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग में जो फिनिश गुड बन चुका है जो बेचेगा वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। समझ रहे हो? तो वो देखेंगे, पूरा फॉर्मेट भी देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो सर ट्रेडिंग से क्या निकलेगा? सेम भाई जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। पीएनएल से क्या निकलेगा? सेम नेट प्रॉफिट। और साथ में क्या बनेगा जी? बैलेंस शीट। मुद्दे की बात ये, बैलेंस शीट के अंदर जो मेरा स्टॉक होगा, क्या वो सिर्फ फिनिश गुड का होगा? तीनों होंगे। मालिकू जी में साल जब खत्म हुआ, ये कब की बैलेंस शीट बन रही है बेटे? 31 मार्च 24 की। तो भैया मैं रॉ मटेरियल का भी मालिक हूँ, वर्क इन प्रोग्रेस का भी, और एंड व्हेन आई टॉक अबाउट ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में भी हम लोग स्टॉक डालते हैं। किस चीज का स्टॉक डालूंगा? रॉ मटेरियल भी? आंसर इज सिर्फ और सिर्फ। तो रॉ मटेरियल किधर दिखाऊंगा सर? मैन्युफैक्चरिंग में आपका रॉ मटेरियल और वर्क इन कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है देख लेंगे ना बेटा। लेकिन हम मुद्दे की बात समझिए ना, क्या रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस आपकी शॉप पे पड़ा है या आपकी फैक्ट्री में पड़ा है? तो फैक्ट्री की चीज है तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं जाएगी। बट ऑब्वियसली जब साल एंड हो जाएगा तो मैं कितने रुपए, मेरे एसेट्स क्या है, तो उसमें तो भाई कॉटन की भी वैल्यू है, क्लॉथ की भी वैल्यू, तो सब आएगा। बताइए तो हमने क्या करना है सर? देखो हम लोग ना ट्रेडिंग पीएनएल सीख चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं आने वाली आपके लाइफ में। ट्रेडिंग के अंदर पीएनएल क्वेश्चन आएगा, बना देंगे। हमने क्या सीखना है बेटा? सर जी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या है, बताइए। क्लियर है बच्चे? एक बार इसको नोट कर लो। कर लिया नोट? कर लिया? वैसे आगे बढ़ू क्या? हो गया? कोई नहीं, वो तो मैं भी दूंगा तुम्हें। आओ जी, कुछ छोटी छोटी बातें लिखते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, सर ये बातें क्यों लिखवा रहे हो? कुछ बातें ऐसी बात कर लूंगा फैक्ट्री की, फिर उसके बाद देखेंगे। मैं कंज्यूम्ड की बात कर रहा हूँ। कंज्यूम समझते हो? कंज्यूम्ड और परचेज में फर्क होता है कुछ? हाँ, कंज्यूम्ड होता है जो खत्म हो गया, जो यूज कर लिया। कंज्यूम्ड कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब मान लो मेरे पास ऑलरेडी 1000 रुपए की कॉटन पड़ी हुई थी, जब साल शुरू हुआ कितने रुपए की कॉटन पड़ी हुई है बेटे? 1000 रुपए। हमने परचेज कर ली कॉटन 5000 रुपए की, टोटल फैक्ट्री में कॉटन कितनी आ गई? 6000। सर जी मैं साल के एंड में देख रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज कॉटन 2000। तो कितना कंज्यूम्ड आ गया जी? 4000 की कॉटन फैक्ट्री में लग चुकी है। सर इससे क्या निकाल लेंगे हम? कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट समझते जाओ ना, बस अभी एक साथ जोड़ दूंगा सारी बात। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस
क्लोज, तो उससे क्या आ गया 4000। मेरा आपसे जनरली सवाल है, मेरा खर्चा 5000 का है या 4000 का है? मैंने जो परचेज करा वो मेरा खर्चा है, या जो कंज्यूम हो गया जो खत्म हो गया वो मेरा? जो चीज, एक बात बताओ, आपने फाइनल अकाउंट्स कर लिए, जो चीज बच जाती है उसको हम क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक कर नहीं देते थे? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर तुमने 10 करोड़ की कॉटन परचेज करी, अगर यूज ही नहीं करी, तो क्या वो तुम्हारा एसेट नहीं है? उसको खर्चा थोड़ा ना बोलता है उसको। जितनी कॉटन खत्म होएगी वही तो मेरा खर्चा है, समझ रहे हो ना? तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं, मुझे ऐसे कोई कन्विंस ऐसा वाला नहीं करना कि भाई ये सर कहाँ जा रहे क्या है। आपको सिर्फ ये समझ आना चाहिए, ठीक है सर जी 4000 मेरा कंज्यूम्ड हो गई सर, कॉटन खत्म हो गई। क्लियर है बच्चे? अब एक चीज समझिएगा, फैक्ट्री के अंदर लिख लेना बच्चे, इसको साथ साथ यूज करेंगे इसको। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको क्या बोला जाता है सर जी? इसको बोला जाता है बेटा प्राइम कॉस्ट। ये क्या बात हुई सर? आप बच्चों ने भी प्रोडक्शन चैप्टर करा इकोनॉमिक्स में? प्रोडक्शन बन, हल्का सा आइडिया लगा दूंगा उस पर। अच्छा एक बात बताओ, सपोज करो कि फैक्ट्री जो बना रही है ना, वो बना रही है जी शर्ट बना रही है फैक्ट्री, एक शर्ट। एक शर्ट बनाने के लिए मटेरियल क्या क्या लगता है टेक्निकली, कैसे तुम कॉटन लगेगी, ठीक है, बटन लगेंगे, बटन की बात है। एक शर्ट में कितने बटन होते हैं? 5 या 6, या जो कंपनी है कभी उस शर्ट में 8 बटन लगा देती होगी, कभी 4 लगा देती है, कभी कहते हैं छोड़ो बिना बटन के ही ले लेते हैं। हाँ जरा, ऐसा हो सकता है क्या? तो बेटे अगर एक कंपनी का एक सेट प्रोसीजर है कि एक शर्ट में 10 बटन लगेंगे, और एक बटन कितने रुपए का है, मान लो 1 रुपए का है, 1 रुपीज पर बटन। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं 1000 शर्ट बना रहा हूं तो बटन्स बदल जाएंगे क्या? नंबर ऑफ बटन चेंज हो जाएंगे क्या? जितने किलोग्राम्स ऑफ कॉटन लगनी है वो चेंज हो जाएगी क्या? कि ज्यादा बनाएंगे तो कॉटन कम लगेगी, ऐसा होता है क्या? कहने का मतलब ये है, जितनी प्रोडक्शन बढ़ेगी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जा रहा है, कोई चेंज नहीं है। अगर एक शर्ट बनाने के लिए 10 बटन लग रहे हैं, तो 1000 शर्ट बनाने के लिए कितने बटन लगेंगे बच्चे? इनमें कोई चेंज नहीं। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल। सर अगर आपको एसी बनाना है तो एक रिमोट भी तो चाहिए ना सर, रिमोट की कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल होगी ना सर। अगर एसी बनाना है तो आप मुझे बताइए, इसके अंदर जो कंप्रेसर है वो एक लगेगा, 2 लग जाएगा? एक ही तो लगेगा। 5000 एसी बनाने तो 5000 कंप्रेसर चाहिए अंदर उसके अलावा। तो जो चीज एकदम उसी प्रोपोर्शन में बढ़ती है उसको क्या बोला जाता है? डायरेक्ट। मार्केट इतनी स्पेसिफिक है, आप मुझे पेंट के बारे में भी बताइए, क्या उतनी ग्राम्स ऑफ पेंट लगेगा? टू एन एक्सटेंट यस। कंपनी इस परफेक्शन पे चल रही होती है कि भाई अगर एक एसी को पेंट करने के लिए एक बॉटल लग रही है, तो 1000 एसी के लिए भी तो 1000 बॉटल ही लगनी चाहिए। क्या इस लेवल का परफेक्शन चल रहा होगा? हो सकता है। फैक्ट्रीज ऑटोमेटेड है, कोई बंदा थोड़ा ना पेंट कर रहा है कि कभी कभी ज्यादा लग गया जी, कभी बॉटल गिर गई, ऐसा थोड़ा ना चल रहा है। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? डायरेक्ट का रिलेशन क्या बोल रहा हूं मैं? डायरेक्ट का मतलब कि भैया जो एकदम प्रोडक्शन के प्रोपोर्शन में ही बढ़ता है, ज्यादा प्रोड्यूस करोगे ज्यादा कॉस्ट लगेगी, कम प्रोड्यूस करोगे कम कॉस्ट लगेगी। अब आप मेरे को बताइए डायरेक्ट लेबर। सर जी एक शर्ट बनाने के लिए मुझे 10 आवर्स ऑफ 1 लेबर चाहिए, मुझे एक ही बंदा चाहिए
और उसके कितने घंटे चाहिए? 10। अगर मैं 10 बंदे लगा दूं तो मुझे सबका एक एक घंटा चाहिए होगा, मतलब आवर्स में मैंने करा। मुद्दे की बात ये, एक शर्ट बनाने के लिए मुझे मैन आवर्स कितने चाहिए? 10। एज्यूमिंग इट इज डायरेक्ट कि इतना ज्यादा है, तो मुझे बताइए 1000 शर्ट बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए? 10,000 घंटे चाहिए उसी एक बंदे के। नहीं, बंदे बढ़ा दो, घंटे, नंबर ऑफ आवर्स तो उतने ही लगेंगे, समझ रहे हो? क्योंकि मैं उस प्रोसेस को करूंगा तो नंबर ऑफ आवर्स तो वही लग रहे हैं। तो उसको क्या बोला जाता है बेटा? डायरेक्ट लेबर। जनरली ये होता है, आप ये लगा लीजिए कि भाई वेजेस ना 500 पर आवर है, 500 रुपए पर आवर। तो मुझे बताओ एक शर्ट बनाने की कॉस्ट कितनी आई? पहले वाले की 5,000 आ रही है। अगर एक शर्ट बनाने के लिए कितने घंटे लग रहे हैं बेटा? 10। और कितने रुपए देना उसे दिहाड़ी? 500 रुपए प्रति घंटा। तो भाई साहब ये तो 5,000 लग गए। अब आप मुझे बताइए, तो 1000 घंटे का भी रेट क्या चल रहा है मेरा? 500 पर आवर। कितने रुपए लग गए बेटा मेरे? हम्म कितना लग जाएगा? 500 रेट है एक, कितने 1000 आवर्स थे ना? नहीं, 10,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना आ गया? 50 लाख। इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, नो सर, सारे लेबर की कॉस्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है। एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, फैक्ट्री में सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर क्या करता है भाई? एक बंदा 100 लेबर को ही देख सकता है। सुपरवाइजर कौन है? कि यू हैव टू इंश्योर कि जो नीचे के लोग हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। 100 बंदों को तो मैनेज कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही अब 10 लेबर और पॉइंट हुए, वो कह रहा वैसा नहीं हो पाएगा, तो सुपरवाइजर एक और रखा। तो क्या सुपरवाइजर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है प्रोडक्शन से? नहीं। अब तो सिर्फ थोड़ी सी लेबर बढ़ी, सुपरवाइजर की कॉस्ट बढ़ गई। समझ रहे हो? सो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बंदे की कॉस्ट जो होगी वो डायरेक्टली प्रोडक्शन से ही बढ़ती रहेगी। क्योंकि आप सोच के देखो, सुपरवाइजर को मैं डायरेक्ट लेबर बोलूं या इनडायरेक्ट लेबर बोलूं? इनडायरेक्ट। क्योंकि उसका ऐसा नहीं है, देखो, प्रोडक्शन बढ़ेगी, उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, पर क्या सेम प्रपोर्शन में बढ़ेगी? सेम प्रपोर्शन। समझ रहे हो? और हमें उतना, जैसे इकोनॉमिक्स में आप एक एक एग्जांपल बना रहे हो, वो नहीं कर रहे, लेकिन हमें मतलब तो समझ आना चाहिए ना भाई। डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। अब मुद्दे की बात आती है जी, डायरेक्ट एक्सपेंस। एक बात बताइए, आप में से कितने बच्चों को नींबू पानी बनाना आता है? सबको ही आता है सर। और जिनको नहीं आता, क्या वो सीख सकते हैं? कैसे? है? कैसा नींबू लेना है, पानी लेना है, और तो मसाले वसाले नहीं डालने? क्या मैं कह सकता हूँ यूट्यूब पे आप देखोगे कैसे बनाए सबसे अच्छा नींबू पानी, तो बेटे 500 वीडियो आ जाएंगी, है ना? लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूँ, कोका कोला बनानी आती है क्या? कुछ अगर हाथ से लाते, खरीद लो और ग्लास में डाल दो, बन गई। है? कोका कोला बनाने के, वो क्या उसका आप उस पे करोगे यूट्यूब पे, तो क्या आ जाएगा? हाउ टू प्रिपेयर कोका कोला? क्या वो टेस्ट रेप्लिकेट हो जाएगा? कुछ और ही बन जाएगा बेटे, काला पानी जैसा कुछ। समझ रहे हो? तो बेसिकली ऐसा क्यों है भाई? कोका कोला का फॉर्मूला क्यों नहीं बाहर आ रखा? बेटे अगर ये लीक हो गई ना, न्यूज फॉर्मूला लीक हो गया, उसका पूरा का पूरा शेयर प्राइस गिर जाएगा 90%। सभी के नहीं गिरेंगे, कोका कोला का टेस्ट, हाँ मतलब टू अ क्लोज एक्सटेंट, हर कोई फॉर्मूला मेजर नहीं तो वही यूज कर रहा होगा 80%, तो इम्पैक्ट तो आएगा कि भाई उसका यूज हो गया। कहने का मतलब ये है, क्या कंपनीज अपने प्रोडक्ट को कैसे बनाती हैं? वो फॉर्मूला यूट्यूब पे डाल देती है, व्यूज आएंगे, काइंडली सब्सक्राइब, फॉर्मूला ले लो, तो नहीं। तो ऐसे कई कंपनीज हैं जिनका बहुत पैसा होता है, वो कहते हैं हम सीखेंगे नहीं, वो पेटेंट है, पर मैं आपको पैसे दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई मुझे ना कोका कोला हो ना, कोका कोला की एग्जिस्टेंस राजस्थान में नहीं है, मान लो एग्जाम्पल है बेटे। मैंने कोका कोला से बात करी, मैंने कहा सर मैं कहीं नहीं बेचूंगा,
कोका कोला सिर्फ राजस्थान में बेचूंगा। मुझे कैसे कैसे बेचूं? मैंने कहा सर मैं आपको पे कर दूंगा, पर बॉटल 5 रुपए आपके सर, बेचने पे नहीं, मैन्युफैक्चर करने पे आपको 5 रुपए दूंगा, मेरे को फॉर्मूला दे दो सर, और मैं राजस्थान से बाहर वो बॉटल नहीं जाने दूंगा, ये बात की गारंटी मेरी, कॉन्ट्रैक्ट है हमारा। ऐसा हो तो आप मुझे केस कर सकते हो, पैसा भी ले सकते हो, पेनल्टी। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता? डेफिनेटली हो सकता है। कोका कोला की जिन कंट्रीज में प्रेजेंस नहीं है, जिस स्टेट में प्रेजेंस नहीं है, मैंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप मुझे बताओ। उसने कहा ठीक है भाई, मैं तेरे को फॉर्मूला बताऊंगा, और हर बॉटल जो तू मैन्युफैक्चर करेगा उस पर कितने रुपए लूंगी, 5 रुपीज पर। आप मुझे बताइए, मैं जितना मैन्युफैक्चर करूंगा, जितने यूनिट्स, उतनी ही कॉस्ट बढ़ती ही जाएगी। जितने यूनिट है उस हिसाब से बढ़ेगी, तो उसको क्या बोल दिया जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। अब ये कह सकते हैं, इसमें अभी हम जब थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, इसको बोला जाता है बेटा एग्जाम्पल के तौर पे रॉयल्टी। रॉयल्टी होती है जी, क्योंकि अगर मैं आपको फॉर्मूला ना दूं, यार कोका कोला का वो टेस्ट अब प्रूवन टेस्ट है ना पीपल अक्रॉस इंडिया। आप देखो कितनी सारी और भी ड्रिंक्स होती हैं, जब आप कहीं जाते हो क्या वो लेते हो? बहुत कम चांस। समझ रहे हो? हाँ, ये अलग बात है कि कोका कोला 20 रुपए की, अगर 15 का हो जाए 15 वाली दे दोगे, लेकिन आप मेरे को बताइए 20 की कोका कोला, 20 की कोई और ड्रिंक, कोई एनर्जी ड्रिंक हो, कितनी बार आपने एनर्जी ड्रिंक उठाई है? समझ रहे हो? हिट होने में टाइम लग जाता है, 20 साल 30 साल लग जाते हैं वो प्रेजेंस होने में। ठीक है, तो उसी का तो कोका कोला पैसा ले। अब आप मेरे को बताइए, तो एक फैक्ट्री के अंदर मटेरियल भी लग रहा है जी, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर भी लगेगा, और डायरेक्ट एक्सपेंस भी लगेगा। सर इसके अलावा खर्चे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? यार आप कंपलसरी, ये तो आपके बिजनेस का वो है, आपको करने ही पड़ जाएंगे। डिपेंड करता है कोका कोला से क्या कॉन्ट्रैक्ट है तेरा। कोका कोला बोले मैं नहीं देख रही तुम कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, झूठ बोल दिया तुमने, प्रोड्यूस नहीं करा तो 500 करोड़ दे और जा। समझ रहे हो? ये तो डिपेंड करता है कोका कोला पे, जब आप डील करोगे तो फिर वो डायरेक्ट नहीं होगा, वो तो वन टाइम खर्चा होगा। समझ रहे हो? और भाई साहब, क्या वो भी फैक्ट्री का खर्चा नहीं है? बिल्कुल है जी। और इन चीजों को बोला जाता है बेटे, अब मैं इनडायरेक्ट खर्चे की बात कर रहा हूं, इनडायरेक्ट खर्चे को बोला जाता है ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको क्या बोला जाता है? ओवरहेड्स। और ये फिक्स्ड भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं। ये क्या बात कर दी सर? क्यों भाई? फैक्ट्री चल रही है, किराया पे चल रही है मेरी फैक्ट्री, रेंट दे रहा हूँ मैं, तो रेंट का खर्चा वेरिएबल है, फिक्स है। और प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा तो रेंट ज्यादा हो जाएगा, ऐसे दोनों। जिसको मैं रेंट दे रहा हूँ उसे ये बोलूंगा भाई साहब इस साल ना इस महीने प्रोडक्शन की रेंट मत करो भाई साहब, मेरे को क्या लेना है। और अगर मैं चाहे दिन रात चलाऊं, वो कहे नहीं नहीं आपको बहुत प्रॉफिट, मुझसे उससे क्या, उसको क्या लेना था। समझ रहे हो? तो बेसिकली कुछ खर्चे हैं जो कि प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली वेरी नहीं करेंगे। समझ रहे हो? तो बेसिकली वो कौन से होते हैं बच्चे? उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स बोला जाता है। और उसमें भी तीन चीजें आती है बच्चे, इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात करें तो मटेरियल का तो क्या है? बेटे एक शर्ट जब बनती होगी, तो हमने जैसे बात करा कि जो कलर है वो एकदम डिफाइंड लगा, बट ऐसा हो सकता है कि एकदम एग्जैक्ट ना होता, उसे थोड़ा सा बच जाता हो, दो शर्टों के अंदर अगर कलर मिक्स करा जाए, एक एक को अलग करा जाए और दो को एक साथ कलर करा जाए, तो कुछ कलर बच जाता है। ठीक है, होने को तो हो सकता है। कहने का मतलब है कि मेरी प्रोडक्शन तो बढ़ रही है, जिस वजह से पेंट की कंजम्पशन भी बढ़ रही है, बट ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन डबल तो पेंट भी डबल, मे बी 1.8 टाइम्स हो जाए। समझ रहे हो? या उससे ज्यादा लग जाए। कहने का मतलब ये है कुछ मटेरियल जो कि, मैं देखो इनडायरेक्ट का मतलब ये नहीं है, मैं आपको ये कह रहा हूं आपकी प्रोडक्शन अगर बढ़ी, तो ये मैं कह रहा हूं कि इनडायरेक्ट मटेरियल
कि कॉस्ट ये भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। लेकिन क्या सेम प्रोपोर्शन में? सेम प्रोपोर्शन नहीं, सेम मतलब डबल प्रोडक्शन तो डबल कॉस्ट नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो उसको फिर मैं डायरेक्ट मटेरियल बोलूँ, समझ रहे हो? सो बेसिकली बट नॉट इन सेम प्रोपोर्शन, समझ रहे हो बच्चे? आपको ये ज्यादा बेटर एग्जांपल इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। मेरा आपसे सवाल, अगर प्रोडक्शन डबल होगी तो बिजली का बिल भी डबल होगा? ऐसा हो सकता? अगर प्रोडक्शन है ही नहीं तो बिजली का बिल होता है? यस, फिक्स चार्जेस होते हैं। आप अपने घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज ही ना करो तो भी कुछ अमाउंट आएगा, आएगा आता। और वो तो वो हो गया ना कि 200 यूनिट तक फ्री, समझ रहे हो? लेकिन अगर वैसे बोलूं कमर्शियल मीटर जो है, अगर ये बंद भी हो जाए सारा का सारा, आएगा ना? ठीक है। अब आप मुझे बताइए, ठीक है, तो चाहे प्रोडक्शन नहीं भी हो रही तो भी बिजली का बिल आ रहा है। अब मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, आई एम डूइंग प्रोडक्शन, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ेगा। पर क्या प्रोडक्शन डबल तो बिजली का बिल भी डबल नहीं? ऐसे होता है ना, स्लैब सिस्टम होता है, कुछ यूनिट तक कर दिया बेटे बराबर। इतना पैसा हो गया तो बिजली का बिल आ गया, हमारे पे क्यों नुकसान आ रहा है? हमारा थोड़ा ना बिल आ रहा है, कोई बात नहीं, 500 बिल, ठीक है। आइए, सो बेसिकली प्रोडक्शन डबल, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल भी डबल नहीं? इट इज पॉसिबल कि इट मे बिकम मोर देन डबल। भाई ज्यादा कंज्यूम करते हो तो सरकार ज्यादा लगा देती है टैक्स, टैक्स इन द सेंस चार्जेस जो होते हैं यूनिट के। कहने का मतलब ये प्रोडक्शन बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन डबल तो बिजली बिल डबल। बढ़ेंगे दोनों, लेकिन किस प्रोपोर्शन में ये नहीं पता, समझ रहे हो? वो तो देख लेंगे, उसके डेटा होगा हमारे पास, पिछले महीने इतनी प्रोडक्शन थी तो इतना बिल था। जैसे मैं एग्जांपल बना देता हूँ, मान लो अभी अभी कौन सा मंथ खत्म हुआ बेटा, दिसंबर का। हमारे इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स, ये यूनिट्स किस चीज के हैं? इलेक्ट्रिसिटी के 5000 यूनिट्स लगे। पहले मुझे प्रोडक्शन की बात करनी चाहिए। मैंने दिसंबर में प्रोड्यूस कितना करा? 5000, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स लगे 8000। जनवरी में प्रोड्यूस हुआ 6000 यूनिट, जिस वजह से बिल आया बेटा 9000 मान लो। ये मैं जो भी बना रहा हूं, मान लिया मैं शर्ट बना रहा हूं, तो मैंने जो शर्ट बनाई 5000 शर्ट बनाई, तो बिजली के यूनिट्स कितने लगे? 8000। और मान के चल लीजिए कि कॉस्ट पर यूनिट है 10, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 80000। इलेक्ट्रिसिटी का पर यूनिट बता रहा हूं मैं आपको। एक यूनिट 10 रुपए, तो कितना खर्चा है आपका? 80000 का। और यहां पर कितना आ गया? अब आप देखिए, मेरी प्रोडक्शन बढ़ी तो मेरा खर्चा भी क्या बढ़ा, बट इज इट इन द सेम प्रोपोर्शन? आपकी प्रोडक्शन कितने परसेंटेज से बढ़ी है? 1000 से बढ़ी है ना, ऑन बोर्ड बेस 20% से बढ़ी है। बिजली का बिल किस परसेंट से बढ़ा? 10,000 डिवाइडेड बाय 80,000, कितना है? 16%। एक बार करके देखो ना बेटे, समझ आ गया ना आपको कॉन्सेप्ट? क्या 20% से ही बढ़ा है? 20% थोड़ा बढ़ा, 20% से होता तो 96,000 आता। कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं फैक्ट्री में, जो प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़ते हैं, प्रोडक्शन के कम होने से कम होते हैं, लेकिन सेम प्रोपोर्शन में नहीं होते। तो उनको क्या बोलते हैं? तो मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और बेटे इनडायरेक्ट लेबर का अगर मैं एग्जांपल दूं तो कह सकता हूं सुपरवाइजर, सुपरवाइजर सैलरी। क्योंकि वो तो एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन तक एक ही बंदा रहेगा ना। ऐसा तो नहीं है ना, एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं तो एक सुपरवाइजर, 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं तो 2 सुपरवाइजर। अभी तो हमने बिजनेस स्टार्ट करा है, 1000 यूनिट तक तो वही सुपरवाइजर रहेगा ना।
तो बेसिकली वो तो स्टेबल भी रह सकता है। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? तो बेसिकली आपके फैक्ट्री के अंदर एक तो ये खर्चे होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट। एक दो एग्जांपल और छोटे छोटे। मेरा सिर्फ आपसे ये सवाल है कि फैक्ट्री में जाएगा नहीं जाएगा, हम इतनी गहरी बातें नहीं कर रहे। आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर ये नाम दूंगा, आपको समझ आ जाएगी फैक्ट्री का खर्चा है या ये ट्रेडिंग के अंदर। मेरा आपसे सवाल, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन, जो प्लांट एंड मशीनरी आपकी फैक्ट्री में लगी हुई है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आ जाएगा, किधर जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या पीएनएल? मैन्युफैक्चरिंग। भैया फैक्ट्री में मशीनरी लगी हुई है, फैक्ट्री में नहीं बोला था? हाँ, तो फैक्ट्री के अंदर है तो मैन्युफैक्चरिंग। और अगर मैं आपको बोलूं एमआरएफ कंपनी मैन्युफैक्चर करती है टायर्स मैन्युफैक्चर करती है, पर एमआरएफ के हेड ऑफिस में कॉफी की मशीन लगी है, एसी लगे हुए हैं, उसका डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? पीएनएल। और एमआरएफ की फैक्ट्री में जो मशीन लगी हुई है वो मैन्युफैक्चरिंग। चाहे एसी लगाओ सर, वहां पे लेबर है, कैंटीन है, कैंटीन में फ्रिज पड़ा हुआ है, कैंटीन में एसी लगा हुआ है, उसका डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में जाएगा। सर उससे तो प्रोडक्शन नहीं हो रही हो भाई, सपोर्ट देने के लिए होता है वो चीज। फैक्ट्री के अंदर जो भी चीजें लगी हुई है उसका डेप्रिसिएशन जाएगा, और वो किधर चला जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सर जी पूरी की पूरी फैक्ट्री रेंट पे ले रखी है मैंने, तो फैक्ट्री का रेंट देता हूँ मैन्युफैक्चरिंग या पीएनएल में रेंट में दिखाऊंगा? मैन्युफैक्चरिंग। और अगर हेड ऑफिस किराए पर है तो फैक्ट्री के पर्सनल एक्सपेंस मींस, हाँ मतलब फैक्ट्री का जो भी खर्चा है वो सारा का सारा किसमें जाएगा? तेरा मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर है बच्चे? ओके, तो आइए बेटे जरा एक बार ना आ जाऊंगा इस पे अभी। दो सेम वही चलेगा, नीचे अगर होगा तो एक मैं खर्चा भी रिकॉर्ड करूंगा और एक आउटस्टैंडिंग भी बनाऊंगा, वो सारे पढ़। हाँ, अमेजोन। अब मुझे बता, अमेजोन मैन्युफैक्चरर है या नहीं? वो सिर्फ एक ई कॉमर्स ऑपरेटर बोला जाता है उसे, ठीक है ना। अमेजोन अगर मैन्युफैक्चरिंग कोई चीज कर रहा है तो बनेगा। अच्छा एक बात बताइए, मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस एंटिटीज क्या क्या बना रहे बेटा? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट शोज ग्रॉस प्रॉफिट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट शोज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्या होता है सर, देख लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डील्स विद रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस, ट्रेडिंग अकाउंट डील्स विद फिनिश गुड्स। सारी बातें आपको समझ आती हैं? आप एक बार जरा ये फॉर्मेट देखिए। पहले ये तीन देखना बच्चे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड खर्चा होता है परचेज, कंज्यूम्ड को खर्चा बोलूं या परचेज को खर्चा बोलूं? कंज्यूम्ड। तो आप समझ रहे हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या इसका फॉर्मूला बता सकते हो? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस, दूसरा क्या ऐड हो रहा है? डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस, तीसरा क्या है जी? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। तो बेसिकली यहाँ पे कह सकते हो ये तीनों का जो टोटल हो जाता है उसको आप क्या बोलते हो? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। समझ रहे हो? सर आपने बोला था प्राइम कॉस्ट, हाँ तो लो ना बेटे, प्राइम कॉस्ट का दूसरा नाम क्या होगा? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसके बाद मैं क्या ऐड कर रहा हूँ जी? इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। आप इसको इनडायरेक्ट में ऐसे लिख सकते थे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो आप जब वो तीनों का टोटल करोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि टोटल हो गए हैं भाई डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट। क्लियर है बच्चे? डायरेक्ट मटेरियल आता हो गया सबसे पहला। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला समझ आ रहा है? ये देखो।
आइए, ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये जो हमने डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करी थी, रॉयल्टीज हो गया। अच्छा एक चीज पूछता हूँ सर, मैंने ना एक मशीनरी ली है रेंट पे, मैंने पूछा है जी, उन्होंने बोला क्यों चाहिए आपको, मैंने कहा प्रोडक्शन कर, मैंने कहा, कितना पैसा लोगे आप? कहते नहीं ऐसे पर मंथ नहीं है, जितना तू प्रोड्यूस करेगा ना 1 रुपया रेंट, ऐसा हो सकता है? तो इसको मैं क्या बोलूँ, डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस? डायरेक्ट, बिकॉज वॉट एवर आई प्रोड्यूस रेंट बढ़ता जाएगा, समझ रहे हो? तो बेसिकली इन्होंने एक तो रॉयल्टी लिखा हुआ है, दूसरा क्या लिखा है बेटे, हायर चार्जेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। भाई प्लांट एंड मशीनरी किराए पर है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर किराया फिक्स होता है 50,000 रुपये महीना, तो उसको मैं डायरेक्ट एक्सपेंस होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस? इनडायरेक्ट। लेकिन अगर वो मेरे प्रोडक्शन से लिंक्ड है तो क्या कर दूंगा, उसको डायरेक्ट बना दूंगा। आपकी स्क्रीन पे सवाल है जी, इलस्ट्रेशन नंबर 1, ध्यान से पढ़िएगा बेटा। आइए मैं कराता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा है ये। 1 लाख यूनिट्स वर परचेज्ड इन अ फैक्ट्री। अच्छा जी, 1 लाख यूनिट परचेज करिए, ठीक है साहब। मटेरियल कॉस्ट कितनी है बेटे? सर 1 लाख यूनिट हमने परचेज करी, और कितने रुपए की परचेज करी है? 10 रुपए की, 10 रुपीज। लेबर कॉस्ट कितनी है? और रॉयल्टी कितने रुपए की दे रहे हैं पर यूनिट? टू द जापानीज कोलैबोरेटर हु सप्लाइड द टेक्नोलॉजी, कैलकुलेट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, या फिर आप कह सकते हैं कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, जितना भी मैंने प्रोड्यूस करा है, आई एम सॉरी मैंने बोल दिया था परचेज करा है, तो जो मैंने प्रोड्यूस करा इसकी मटेरियल कॉस्ट कितनी है बच्चे? 10। लेबर कितनी? तो 18 रुपए हो गई ना, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट। क्लियर है जी? इसमें से कोई खर्चा इनडायरेक्ट है क्या? हर चीज पर यूनिट हो रही है, समझ रहे हो? अगर आप तीनों खर्चे देखोगे, मटेरियल कैसे निकल रहा है बेटा? पर यूनिट। लेबर कैसे निकला? पर यूनिट। डायरेक्ट या पर यूनिट हो, ठीक है सर? आइए, यहाँ पर कहाँ पर कह रहे हैं, इलस्ट्रेशन 1 में ही? अगर यहाँ पे मैं और खर्चा डालता, देख अगर तो ये प्राइम कॉस्ट बोल रहा है, जैसे जैसे ये ना, इनको क्या लिखना चाहिए था यहाँ पे, क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं डाला हुआ, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिखना चाहिए, तो मैं सिर्फ डायरेक्ट वाला पकड़ता। ये अगर प्राइम कॉस्ट लिखा है तो मैंने वो पकड़ा। अगर ये बोलता कैलकुलेट टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टोटल, तो मैं डायरेक्ट भी पकड़ लेता और इनडायरेक्ट। समझ रहे दोस्त? तो वो थोड़ा ये वर्ड्स को ना उतना क्लैरिटी से यूज नहीं कर रहे, समझ रहे हो? तो तुम पेपर में भी आएगा तो इतने लेवल का ही आएगा, क्योंकि अभी इंटेंशन आगे अभी जो जाएगी वो देखेंगे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये क्या है सर जी, ओवरहेड का फॉर्मूला समझ आ रहा है? इनडायरेक्ट खर्चे थे ना ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो देखिए जरा, ट्रेनिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्लांट, फैक्ट्री। तो ये कौन सा प्रोडक्शन बढ़ने पे सेम हो रहे हैं? समझ रहे हो? मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? चलिए मैं जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट पर आऊंगा। आइए आपके साथ डिस्कस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्मेट। बस बेटे ये बताते ही बस खत्म है, फिर अपने प्रैक्टिस करनी है, ये फॉर्मेट डिस्कस करना। इनडायरेक्ट लेबर हो गया, सुपरवाइजर का एग्जांपल हो गया, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, पेंट हो गया, जैसे वो एग्जैक्ट नहीं लगता, समझ रहे? तो वैसे वो एग्जांपल ले सकता है। और इनडायरेक्ट मटेरियल ना और भी चीजें हो सकती है, जैसे दोस्त पेट्रोल है, वो मशीनरी के अंदर पेट्रोल पे पेट्रोल लगता जा रहा है। लेबर में जो लेबर फिक्स्ड आर बेसिस पे नहीं है, वो सारे इनडायरेक्ट होंगे। मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है कि आप प्रोड्यूस क्या कर रहे हो। सुपरवाइजर हो गया, कोई
ट्रेनिंग स्टाफ वाला कोई इंसान आता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, उसको प्रोडक्शन से नहीं लेना है। उनका फिक्स्ड अमाउंट है, तो वो इनडायरेक्ट एग्जैक्ट सैलरीड होते हैं, वो हेड ऑफिस में बैठे हैं तो सैलरी बोलूंगा। लेकिन यहाँ बैठे, हालांकि जो ट्रेनर्स भी होते हैं, मैं उनको लेबर तो नहीं बोल सकता, बट आप ये कह सकते हैं अगर वो फैक्ट्री में आके डिलीवर कर रहे हैं तो उनकी कॉस्ट में फैक्ट्री में डाल। ठीक है ना बच्चे? हाँ, डिपेंड्स। अगर तू कमीशन उनको प्रोडक्शन बेस दे रहा है तो फिर वो डायरेक्ट है। उनको कमीशन क्या दे रहा हूँ, तो जितना प्रोड्यूस कराया तेरी कमीशन। अगर ऐसा नहीं है तो इनडायरेक्ट है। ये तो आपको देख के पता लग जाएगा, समझ रहे हो? उतना तो जाएगा ही नहीं गहरा। आइए जरा फॉर्मेट देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का। तो आइए जरा, सबसे पहले बेटा डेबिट साइड पे क्या आ रहा है? अब बड़ी ध्यान से देखिए, क्या मैं कह सकता हूं ओपनिंग आ रहा है सर जी, परचेस मान लो 500। सर क्लोजिंग को उधर लिख देते जैसे हम ट्रेडिंग में करते हैं, वैसे कर देते। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट ऐसे अच्छा लगेगा। ऐसे ही करो। देखो, जैसे आपका ट्रेडिंग में होता है, फिनिश गुड का ओपनिंग यही होता है, परचेज ऑफ फिनिश गुड भी यही होता है, और क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड का लिख दो या लिख दो। इन्होंने क्या कर दिया, उसको एक साथ कर दिया। तो ओपनिंग, इफ आई से ओपनिंग प्लस परचेज और क्लोजिंग कितना बेटा, मान लो 150। आप मुझे बताइए मेरा खर्चा कितने का आएगा? 600, 450। आप इसको ऐसा ना लिख के बेटे, अगर 150 यहाँ भी लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइए, पहले आपको रॉ मटेरियल समझ आया, क्योंकि मेरा खर्चा तो यही है ना फैक्ट्री का। अब देखिए जरा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, हालांकि इन्होंने नीचे लिखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। भाई जैसे ट्रेडिंग में फिनिश गुड का ओपनिंग लिखते हो डेबिट साइड पे, ऐसे तुमने रॉ मटेरियल लिखा, तो क्या वर्क इन प्रोग्रेस नहीं लिखोगे? हाँ हाँ, ठीक है ना, ये इधर आ गया। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस किधर है? ओपनिंग को डेबिट में लिखो, क्लोजिंग को क्रेडिट। आपको रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस क्लियर है? अब मेरे को बताओ, कुछ भी नहीं है बेटे अब। ठीक है, ये मैं बी पॉइंट डाल देता हूँ इसको। अब आप मुझे बताइए, डायरेक्ट वेजेस यहाँ आ जाएगा ना कुछ अमाउंट? इसका ना रीजन है नीचे लिखने का, हाई लेवल है कॉस्टिंग, जब पढ़ोगे जिंदगी में इंटर में तब है, पर चलो कोई बात नहीं। तो ऊपर वाला मैंने मटेरियल ले लिया, नीचे वाला वेजेस आ गया, और तीसरा क्या है जी? उसके टोटल को क्या बोला जा रहा है? मेरा आपसे सवाल, बता नहीं पाओगे आप, पर ये ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को ऊपर लिख देते तो वो भी काउंट आ जाता प्राइम कॉस्ट में। पर बेटे वर्क इन प्रोग्रेस वो चीज होती है जिसपे काम हो चुका है कुछ, तो हो सकता है उसपे कोई इनडायरेक्ट काम भी हो चुका हो, तो उसको मैं प्राइम में नहीं जोड़ सकता ना। समझ रहे हो आप क्यों ऊपर नहीं जोड़ा हुआ इन्होंने? एक बात बताओ, जब एक कॉटन को कपड़ा बनाओगे तो क्या उसको कपड़ा बनाने के लिए सिर्फ डायरेक्ट लेबर यूज हुआ होगा, या इनडायरेक्ट लेबर भी हो सकता है यूज होगा? बेटे वो तो मैं प्राइम कॉस्ट में नहीं घुसा सकता ना। इसलिए उन्होंने क्या करा है कि ये जो प्राइम कॉस्ट निकाली है, इसमें क्या क्या पकड़ा है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड, क्लियर है? कुछ नहीं बच रहा इसके बाद। रॉयल्टी, उस सर अगर डायरेक्ट होती तो यहाँ घुसा देता, बेटे नाम लिखे हुए उन्होंने, कोई ऐसा कोई इतना रूल। रॉयल्टी, हायर चार्जेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ द फैक्ट्री और डेप्रिसिएशन प्लांट, सारी डेबिट साइड में। कहने का मतलब ये है, डेबिट साइड में मैंने क्या लिखा आप मुझे बता दो। सारे के सारे फैक्ट्री के खर्चे, all the expenses, and supposedly all the expenses came out to be 8 crores। छोड़ दो इसको, क्या लिखा है? 8 करोड़। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना बड़ा हुआ है? मुझे आप बता दीजिए, व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? 7 करोड़। 7 करोड़। मेरा खर्चा कितने का है जी? मैंने टोटल 8 करा, बट उसमें से भी कुछ तो एसेट के नाम पे पड़ा है ना मेरे पास, 1 करोड़। तो मेरा खर्चा कितने का हुआ? 7 करोड़। समझ आया आपको? सर तो मैन्युफैक्चरिंग से क्या निकला सर हमारा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या बना रहे हो सर आप, ध्यान से देखना, ट्रेडिंग अकाउंट। मेरा आपसे सवाल है, बताना
यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आएगा, नहीं आएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड आएगा। अब आप मुझे बताइए, परचेज ऑफ फिनिश गुड आएगा। सर वी आर मैन्युफैक्चरर्स, बट कैन आई परचेज आल्सो? कोई रोक देगा? मैं टीवी मैन्युफैक्चर करता हूँ, बनाता हूँ टीवी, खरीदने के लिए कोई रोक देगा मुझे? मैंने टीवी खरीद भी लिया, मैंने, क्या होगा उसमें? आप मेरे को बताइए, क्या परचेज आ सकता है? आ सकता है, पर सर जो आपने बनाए उसकी कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में जो है ना, ये एंट्री देखिए, अब मैं मैन्युफैक्चरिंग पे आ गया हूँ, क्या लिखा है मैंने बैलेंसिंग फिगर? बाय ट्रेडिंग। आप एक बार मुझे एंट्री बता सकते हो इसकी क्या बन रही है? ट्रेडिंग हो गया लग रहा है उद्घाटन है, 12:30 था ना? ठीक है, तो आप मुझे बताइए ट्रेडिंग टू, तो भैया मैंने ट्रेडिंग में क्या आ जाएगा? टू मैन्युफैक्चरिंग। टू मैन्युफैक्चरिंग, और यहाँ पे लिख देगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देख लेंगे फॉर्मेट में। मुद्दे की बात ये है, सर यहाँ पे क्यों आया, कोई बच्चा बता सकता है मुझे क्यों आया इधर? एग्जैक्टली, ये कॉस्ट, अब जब आप इस सामान को बेचोगे तो सेल्स तो ट्रेडिंग में ही आनी है, और तभी तो बेटे क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक और किस चीज का आ जाएगा? फिनिश। तो समझ आया मैन्युफैक्चर कर, अगर तूने परचेज करा किसी से और तू वापस कर रहा है, ऐसी सेल है, सेल में जैसे हाँ जी, 1 करोड़, ये जो 1 करोड़ है, एक तो तूने यहाँ दिखा दिया, उससे क्या हुआ मालूम है? तेरी कॉस्ट कम हो गई ऑब्वियसली। इस 1 करोड़ को बैलेंस शीट में तो दिखाएगा मेरे भाई। जब बैलेंस शीट के अंदर एसेट और लायबिलिटी दिखाओगे, तो क्या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दिखाओगे? दिखाओगे। क्या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नहीं दिखाओगे? दिखाओगे। क्या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड नहीं दिखाओगे? कहीं ये साफ क्लियर है आपको? अब मैं एक बात कर दी और फिर हमारे बोलने का काम मेरा डन है। क्या बोल रहा है सही? बाय प्रोडक्ट एट एनआरबी। आपको मालूम है बच्चे, अभी कितना फॉलो कर रहे हो पता नहीं, एथेनॉल पता है क्या होता है? एथेनॉल, हाँ क्या होता है आपको पता है? एक बात बताओ, आप सभी बच्चों ने शुगर केन जूस, गन्ने का जूस पिया? गन्ने का जूस जब पी लेते हो, 10 रुपए का गिलास, 15 रुपए का, वो गन्ने डालता मैं शर्ट में, उसके बाद क्या वो जो बच जाता है, वो कहते हो भैया हमको ये दे दो, हमने तो पूरा पैसा दिया, जूस तो पी लिया हमने, अब ये वाला जो पड़ा है वो घर लेके जाएंगे वेस्ट। ऐसे करता है कोई बच्चा? ऐसे ऐसे कौन करता है ऐसे? उसको, जो वेस्ट होता है ना बेटे, उसको बोला जाता है बगासी। बगासी, हाँ। अब ऐसे मुझे नहीं पता, बगासी ही बोला मैंने, देखा होगा, मतलब वो जहां भी देखा है वैसे नहीं पता। ठीक है, बगासी से बनता है एथेनॉल, और एथेनॉल बनाता है, और हमारे जो अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उनकी एक स्टेटमेंट ये है, अभी एथेनॉल ना, एक पेट्रोल बनने के लिए बहुत सारी चीजें लगती हैं, अभी एथेनॉल यूज होता है 5%। हम उतना ही डेवलप हो पाए अभी कि मैं 5% एथेनॉल डाल के भी पेट्रोल के अंदर वो पावर दे रहा हूं। नितिन गडकरी जी का कहना है कि मैं 75% एथेनॉल डाल दूंगा इसके अंदर, पेट्रोल के अंदर। वी आर वर्किंग ऑन द टेक्नोलॉजी। अभी एथेनॉल कितना डाल सकता हूं मैं, हमारी जो साइंस जो अलाउ कर रही है हमें? 5%। नितिन गडकरी जी कह रहे हैं ये चीज 70 से 80% यूज होगा।
अब मुझे बताओ ये बगासी किसके पास पड़ा हुआ है? जूस वाले के पास? उसके पास तो जरा सा पड़ा है। जो चीनी बनाते हैं शुगर केन कंपनीज, भाई साहब कितने क्विंटल पड़ा होगा। तो बेसिकली बगासी क्या होता है, एक कंपनी का नाम बता रहा हूं आपको, रेणुका शुगर्स, बलराम चीनी, धामपुर शुगर मिल्स, ये सारी लिस्टेड कंपनीज हैं। जैसे ही नितिन गडकरी जी ने ये सारी कंपनीज क्या कर रही हैं, शुगर केन खरीदती है बल्क में। इनके छोटी मशीनें नहीं होती बेटे, क्रशर होता है बड़े बड़े फैक्ट्री। जैसे मेले के अंदर आपने जाइंट व्हील देखा है ना, इतना बड़ा होता, उतने बड़े क्रशर होता है, ट्रक का ट्रक को वो करा जाता है, क्रश करा जाता है। मतलब ट्रक को साथ नहीं डाल दिया जाता, ट्रक के अंदर जो शुगर केन है सीधे घुसते जाते हैं। तो बेसिकली शुगर केन कंपनीज के पास पड़ा है ये स्क्रैप वेस्ट पड़ा उनके लिए भी। उनका काम तो क्या, उनका काम क्या है, शुगर केन को क्रश करेंगे, उससे क्या बनाएंगे, गुड़ बनाएंगे, जैगरी, और उसको फर्दर प्रोसेस करके क्या बनाएंगे, चीनी। ठीक है ना। तो ये सारे प्रोसेस में बहुत सारा वेस्ट क्या पड़ा हुआ है, बगासी, स्क्रैप टाइप, जिसको वो किसको बेचते हैं, इंडियन ऑयल कंपनीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत पेट्रोलियम्स। क्यों? क्योंकि उनको क्या बनाना है, पेट्रोल। और अभी इनको कितनी जरूरत पड़ रही है सिर्फ, लेकिन जिस दिन 70% की जरूरत पड़ेगी, इनके लिए मेन प्रोडक्ट जैसा बन जाएगा, इनका रेवेन्यू बढ़ जाएगा भाई। और आज के टाइम पे शुगर केन कंपनीज 4 गुना 5 गुना प्राइस पे ट्रेड हो रही है लिस्टेड कंपनीज, इसी उम्मीद में। समझ रहे हो। तो बेसिकली अभी के लिए क्या, वैसे भी आपको क्या लग रहा है शुगर केन कंपनी इसलिए चीनी बना रही है कि बगासी क्रिएट करेंगे? ये तो चांस की बात है कि उनके स्क्रैप को इतनी वैल्यू मिलने लग जाएगी। लेकिन अभी के लिए क्या होता है, स्क्रैप पे बेचते हैं, थोड़ा सा पड़ा ले इस रेट पे दे दो, तो उसको क्या बोला जाता है बेटा, बाय प्रोडक्ट। मैंने जो भी बनाया मेरा वेस्ट प्रोडक्ट था, कितने का बिक जाएगा सर, 10 लाख का। बिक गया है क्या, ना रे बिका नहीं है, क्या लिखा हुआ है, सेल प्राइस लिखा है या एट एनआरपी लिखा है। उनको पता है यार, रेडी मार्केट बाहर बगासी लेते हैं, ट्रक वाले हैं, समझ रहे हो। तो बेसिकली जो बाय प्रोडक्ट होता है उसकी सेल प्राइस कहां से माइनस हो जाती है, यहीं से। जैसे आपकी जो कॉस्ट आई थी वो यहाँ कितनी आई थी बेटा, 8 करोड़, जिसमें से कितने का 1 करोड़ बचा हुआ था। अगर मैं बोलूं 10 लाख का बाय प्रोडक्ट की एनआरबी है, तो मुझे बताइए आप इसकी कितनी कॉस्ट आ जाएगी, 6.90। एक आखिरी बात बोलनी है, जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है भाई, फिर से पूरा उद्घाटन हो गया पढ़ाई ना। हाँ जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट समझ आ गया, स्क्रैप है जी, काम आ जाता है एनआरबी। जॉइंट प्रोडक्ट होता है, सर जी मैं कॉटन परचेज करता हूँ, आप कोई भी कंपनी लीजिए, लुई फिलिप जैसे, मैंने कॉटन परचेज करी, और उस कॉटन को परचेज करके मैंने कपड़ा बनाया, तो क्या सिर्फ और सिर्फ शर्ट बनाती है कंपनी, टी शर्ट्स, सॉक्स, ब्लेजर्स, ट्राउजर्स, जीन्स, तो क्या होता है मशीन में डाल दो, जो निकल गया वो बेच देगी। कभी कभी तो मशीन अपने आप शर्ट बना के दे रही है बटन लगा के, कभी कभी ट्राउजर दे रही है बटन लगा दिए, ऐसा होता है क्या। कॉटन परचेज करी, एक कॉमन प्रोसेस के थ्रू कॉटन से कपड़ा बनेगा, फिर हो सकता है उसको मैं और अलग कर दूं, ब्लैक कलर के लिए अलग मशीनरी में घुस गया, व्हाइट कलर ब्लू कलर अलग हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कुछ प्रोसेस तो सेम। जैसे अब अगर मैं बोलूं कर, शर्ट और टी शर्ट ज्वाइंट प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है, ज्वाइंट। कंपनी ने बेटा क्या करा हुआ है, ये रहा देखो, कॉटन है, कॉटन से कपड़ा बना, ये तो एक प्रोसेस है, कॉमन प्रोसेस हो गया। लेकिन बेटे कपड़ा बनने के बाद एक मशीनरी है जिसमें टी शर्ट है, और एक मशीनरी है जिसमें शर्ट बन रही है। तो ये दोनों को मैं क्या बोलूंगा, ज्वाइंट कर। आपको सिर्फ डिफरेंस पता होना चाहिए, दैट व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट प्रोडक्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट कॉपी। हाँ फर्स्ट कॉपी,
नहीं, यू फर्स्ट कॉपी बाय प्रोडक्ट क्यों होगी मतलब? अच्छा मतलब ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो डिफेक्टिव हो गया? नहीं, मैं उसको बाय प्रोडक्ट नहीं बोल सकता, मतलब मेरी इंटेंशन तो उसको ठीक ही बनाने की थी, ठीक है। बाय प्रोडक्ट होता है आपका वेस्ट मटेरियल जो होता है, वो चीज होती है बाय। ये नहीं होता कि कोई चीज खराब हो गई तुम उसको बाय प्रोडक्ट। नॉर्मल प्रोडक्ट के अंदर चली जाएगी। सेल्स की कैटेगरीज होती है कि अगर मैंने डिस्काउंटेड पे निकाल दी बस उसको, समझ रहे हो, सामान तो बेचूंगा मैं। डिस्काउंट पे बेच दोगे बस उसको। फर्स्ट कॉपी का तो ऐसा कोई लॉजिक है, देखो अगर आप किसी चीज के लिए एफर्ट डाल रहे हो, उसके लिए प्रोसेस बने हो, तो वो क्या हो जाता है, जॉइंट प्रोडक्ट। एक बात बताओ, सैमसंग कंपनी है, वो स्प्लिट एसी भी बनाती है और विंडो एसी बनाती है, तो क्या उसने अलग से मशीनरीज क्रिएट नहीं करी होंगी? तो दोनों जॉइंट प्रोडक्ट्स है। लेकिन जब वो एसी बनाती है तो साइड की कुछ चीजें जो प्लास्टिक है वो टूटा हुआ पड़ा हो, वो क्या हो जाता है मेरा बाय प्रोडक्ट। मैं उसके लिए कोई प्रोसेस डेवलप थोड़ा कर, वो मैं बेचूंगा स्क्रैप वैल्यू के तरीके से बेचूंगा, कितने रुपए किलो प्लास्टिक है, समझ रहे। पर जो चीज के लिए मैं प्रोसेस बनाता हूँ वो क्या हो जाता है बच्चे मेरा, वो तो मेरा हो जाता है जॉइंट प्रोडक्ट। क्लियर है सर? तो बेटे छा गए आप, कर तो लिया आपने सारा। क्या टाइम हुआ अभी? 12:46। कह रहे हो गया सर टाइम में, मैंने बोल दिया काफी वैसे। ठीक है, अब इसमें क्या बच रहा है मैं आपको बताता हूँ। मैंने जो भी बोलना था सारी बातें बोल दी है। हम लोगों को सिर्फ 2 इलस्ट्रेशंस करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आपका मैनेजरियल रेम्युनरेशन ये जो भी है वो करके नेक्स्ट क्लास में खत्म, ठीक है सर। नेक्स्ट फ्राइडे फाइनल अकाउंट्स प्लस मैन्युफैक्चरिंग, एक चैप्टर और डाल देता हूँ। एक बहुत टाइम है, 2 हफ्ते का टाइम है। मंडे रख दूं? हाँ ज्यादा लंबा हो जाएगा ना मैडम, मैन्युफैक्चरिंग तो कुछ है ही नहीं मैडम, ठीक है। मंडे को रख लेते हैं, मंडे रीजनेबल। हर्ष ने बोला यार, वो बच्चे जो बोलते हैं मैं मना नहीं करता बच्चे। हाँ कोई बात नहीं, टाइम है अभी तो, तुम्हारा चिल चल रहा है बेटे, अभी तो तुम बहुत मजे कर रहे हो। ये फ्राइडे वैसे प्लान तो मैं और अगले फ्राइडे करा था, नहीं भाई अगले मंडे ठीक है वैसे। हाँ मतलब ज्यादा टाइम मिल रहा है तुम्हें। नहीं मंडे ठीक है। हाँ बहुत दिन है, नहीं तो तुम भूल जाओ। फाइनल अकाउंट्स प्लस मैन्युफैक्चरिंग, चला शायद 2 इलस्ट्रेशन, फाइनल अकाउंट्स ठीक है चलिए। ओके थैंक यू वेरी मच।